Good morning, everyone. Welcome on Imbus Learning, powered by Engineers Academy. एक बार सभी लोग बताएंगे, कल हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? एक बार आप लोग क्लियर करेंगे, कल लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिससे कि आज हम लोग आगे क्लास स्टार्ट कर सकें। कल की जो क्लास हम लोगों ने की थी उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ओके, सो अब हम लोग चर्चा करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3, if link tree is fixed, अगर लिंक नंबर 3 फिक्स होता है तो एक सेकंड है ना, अगर लिंक नंबर 3 फिक्स होता है तो बेसिकली कौन कौन सी मैकेनिज्म हमें मिलती है? ओके, चलिए, लिंक नंबर 3 अगर फिक्स होगा तो हमें एक मैकेनिज्म मिलने वाली है जिसे हम लोग बोलने वाले हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और एक आपको मिलने वाला है ऑसिलेटिंग सिलेंडर। देखिए, मैं आपको फिर से ये बात क्लियर कर देता हूं कि जो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लिंक को फिक्स करते हैं तो आपको कौन सी मैकेनिज्म मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक अच्छे क्वेश्चन की, तो अच्छे क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम के सिलेबस के अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म दी गई है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले का जो इन्वर्जन है, लाइक कि 1 नंबर को फिक्स करने पर क्या मिलता है, 2 नंबर को फिक्स करने पर क्या मिलता है, 3 नंबर को फिक्स करने पर क्या मिलता है, तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस आपके पास में है, ये एप्लीकेशंस 1 मार्क में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है वो बेसिकली इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो वहां से डिजाइन किया जाता है। तो ऑफ कोर्स जैसा कल मैंने विथवर्थ आपको डिटेल में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आज क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी आपको दिखाई देगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर उसके मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका लिंक नंबर 3 है, ये आपका लिंक नंबर 4 है बेसिकली, ये आपका लिंक नंबर 2 है। 4 को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं, ये हमने बड़ा कर दिया। देखिए, कुछ इस तरह की मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगी। ये टूल है, ये पिन है,
ये आपके पास में लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 4 है। ये आपका एक्चुअल में इन्वर्जन है जिसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और इसके अंदर लिंक नंबर 5 को ऐड कर दिया है और लिंक नंबर 6 को ऐड कर दिया है। 5 और 6 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपका कोर इन्वर्जन है, लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पर टूल को कनेक्ट करने के लिए 5 नंबर लिंक लगाया और 6 नंबर आपका टूल मतलब शेपर। अगेन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है तो ये भी शेपर में आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको हमने बोल दिया O, इसको हमने बोल दिया Q, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हमने बोल दिया A, ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया C और इसको हमने बोल दिया S। ऑफ कोर्स यहाँ से पिन है तो अगर मैं इसके पाथ को देखूं तो ये एक सर्कुलर पाथ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर A पॉइंट के पाथ को देखूं तो ये आपके पास में एक सर्कुलर पाथ हो सकता है, कुछ ऐसा। और इसको मैं थोड़ा सा बेटा, इसको मैं इस हिस्से को मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, है ना। और इस हिस्से को भी वापस लेके आओ, जस्ट अ सेकेंड। इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, इसका कारण है अभी आपको समझ में आएगा। इसको ऐसे बढ़ा दो, यहां पर आप पे पॉइंट, बस अब ठीक है, अब ठीक है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर मोशन कैसे आपको दिखाई दे रहा है, मोशन आपको इसके अंदर कैसे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये ए पॉइंट, इसको आपने ओमेगा प्रोवाइड किया, ओमेगा प्रोवाइड करोगे तो ये ए पॉइंट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे ये मूव करता रहेगा, इस तरीके से ये आगे मूव करता रहेगा। जब इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा ऑफ कोर्स ये जो शेपर आपका कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये भी कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। अगेन ए पॉइंट और आगे बढ़ता जाएगा तो ये पॉइंट भी आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये भी आगे बढ़ता जाएगा। एक टाइम होगा, एक टाइम होगा जब बेसिकली ये लिंक यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। एग्जैक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहां पर ये पिन है, ये स्लाइडर है, ये इस जगह पर कुछ इस तरीके से, यहां पर एक पिन आ गया और यहां पर एक स्लाइडर आ गया। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। सो पहला पॉइंट आपने देखा कि सर लिंक नंबर 2 को अगर इनपुट दिया जाएगा तो ये घूमकर इस जगह पर आ जाएगा। उस टाइम पर ये सी पॉइंट घूमकर इस जगह पर आ जाएगा और शायद ए जो पॉइंट है उसको ए डैश बोल दिया, सी जो पॉइंट है उसको सी डैश बोल दिया। उस टाइम पर ये शी पर चल के यहाँ तक पहुंच जाएगा जिसको हमने एस डैश बोल दिया, जिसको हमने एस डैश बोल दिया। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना पॉइंट क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? यहाँ इस तरीके का मोशन होगा। ओके चलिए, सो अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है तो अब आगे देखिए आगे क्या होने वाला है। बेसिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो ये इस लिंक नंबर 4 जिसको हम स्लॉटेड लीवर भी बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं, इसको वापस खींचेगा इधर। इसको अगर वापस इधर खींचेगा तो ये पॉइंट इधर, 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 इधर,
और इसको वापस ले आएगा। जब ये पॉइंट इधर आएगा तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे सर शेपर भी रिटर्न कर जाएगा, यहां से शेपर भी कुछ इस तरीके से रिटर्न कर जाएगा। कुछ इस तरीके से शेपर भी आपका रिटर्न कर जाएगा। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था पूरा सिस्टम वहीं पर आके वापस रुक जाएगा। तो अब इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो देखिए। तो आपने देखा कि सर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर उसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लिंक नंबर 2, लिंक 2 कैन मेक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट। ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर लिंक नंबर 2 जो है वो कंप्लीट रोटेट कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिंक नंबर 4 जो है, लिंक नंबर 4 क्या कर पा रहा है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो लिंक नंबर 4 सिर्फ ऑसिलेट कर पाएगा। तो आप बोलेंगे लिंक नंबर 4 कैन ओनली ऑसिलेट, लिंक नंबर 4 कैन ओनली ऑसिलेट। लिंक नंबर 4 जो है वो ऑसिलेट करने वाला है, सिर्फ ऑसिलेट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें यहां पर, तो जो इनपुट दिया जा रहा है वो लिंक नंबर 2 को दिया जा रहा है। सो इनपुट प्रोवाइड टू link 2 which is assumed to be constant, which is assumed to be constant। जिसको हम लोग क्या मानने वाले हैं, यहाँ पर कांस्टेंट मानने वाले हैं। इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिंक नंबर 2 को दिया जा रहा है बेटा, उसको हमने क्या माना है, यहाँ पर कांस्टेंट माना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर लिंक नंबर 2, अगर आप देख रहे शेपर यहां से यहां तक गया है तो लिंक नंबर 2 बेसिकली, लिंक नंबर 2 बेसिकली आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक में दिखाई देगा कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितने, और रिटर्न स्ट्रोक में सर इतने। तो हमने कहा यार ये जो एंगल है इतना सा, इसको थीटा बोल दो, तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा। हमने कहा क्विक रिटर्न रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो आपने बोला सर क्विक रिटर्न रेशियो का जो फॉर्मूला वो तो नहीं बदला, वो तो अभी भी 360 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा जो कल था। और इसको भी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था, वही लिख देता हूं 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। कल भी फॉरवर्ड स्ट्रोक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ही आ रहा था, रिटर्न स्ट्रोक का इतना ही आ रहा था, आज भी इतना ही आएगा। अब इसके अंदर थीटा अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो cos थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये L2 लेंथ है, ये L3 लेंथ है, तो cos थीटा इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L3 होना चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या? एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं, ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो आप आगे बढ़िए। अगर कोई समस्या नहीं है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारे लिए स्ट्रोक लेंथ। देखिए यहां से यहां तक आपका शेपर गया, इसको स्ट्रोक लेंथ बोला जाएगा, और वो जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं वो इसके बराबर होनी चाहिए। आप इसको मेजर करें या इसको मेजर करें एक ही बात है, आप इसको मेजर करें या इसको मेजर करें एक ही बात है, ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, तो इसकी लेंथ क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हमने क्या किया, मैथमेटिक्स लगा दिया। आप कैसे लगाए मैथमेटिक्स जरा देखिए, वो सी पॉइंट है, ये सी डैश है, इसको सी डबल डैश बोल दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये लिखना गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू एस एस डैश या फिर सी सी डैश,
या फिर स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी सी डबल डैश, सी सी डबल डैश। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके ओके, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखिए बेटा, 2 टाइम्स ऑफ सी सी डैश। मुझे चाहिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये लेंथ। तो देखिए मान लीजिए अगर ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये जो कंप्लीट लेंथ है ये लिंक नंबर 4 है, इसकी लेंथ को हमने बोल दिया L4। सो इफ दिस विल बी L4, ये एंगल अल्फा, तो ये होगा L4 cos अल्फा, ये होगा L4 sin अल्फा। तो आप लिखेंगे यहां पर L4 sin अल्फा। स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4 sin अल्फा। सर ये जो अल्फा, ये एंगल कितना होना चाहिए? हमने कहा ये 90 है, ये थीटा है, तो अल्फा शुड बी 90 माइनस थीटा। तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4 sin 90 माइनस थीटा। तो आपने क्या बोल दिया सर? स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4 cos थीटा। आपने बोल दिया सर स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4 cos थीटा क्या है? L2 by L3। तो ये बन जाएगा आपके पास में L2 डिवाइड बाय L3। तो ये बन गया आपके पास में स्ट्रोक लेंथ, ये बन गया बेसिकली आपके पास में स्ट्रोक लेंथ। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो स्ट्रोक लेंथ आपके सामने तैयार हो चुका है। लिंक नंबर 2 की लेंथ, लिंक नंबर 3 की लेंथ, लिंक नंबर 4 की लेंथ, और उसको क्या करना है? आपको डबल करना है। सो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया कि कल जब आपने स्ट्रोक लेंथ को डिफाइन किया था, तब स्ट्रोक लेंथ आया था 2 टाइम्स ऑफ ओ सी डैश। आज जब आप स्ट्रोक लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो स्ट्रोक लेंथ आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ L4 L2 एंड L3। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर। क्या डिफरेंस है सर? कि कल जब आपने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को देखा था तो आपने कहा था कि सर ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है विथ वर्क, इसके अंदर अगर स्ट्रोक लेंथ कम होता है, अगर स्ट्रोक लेंथ कम होता है तो ऐसी कंडीशन में, अगर स्ट्रोक लेंथ कम होता है तो ऐसी कंडीशन में क्विक रिटर्न रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए, और यहां पर अगर आप बोले कि सर अगर स्ट्रोक लेंथ कम होता है तो इससे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैकेनिज्म में कम स्ट्रोक लेंथ के लिए अगर काम में लेता हूं तो इससे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने कहा कि अगर आप बात कर रहे हो फॉर स्मॉल स्ट्रोक लेंथ, फॉर स्मॉल स्ट्रोक लेंथ, छोटे स्ट्रोक लेंथ के लिए, छोटे स्ट्रोक लेंथ के लिए अगर हम लोग बात करें, छोटे स्ट्रोक लेंथ के लिए अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपके पास में 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप L4 को रिड्यूस कर दो। अगर स्ट्रोक लेंथ हमें कम करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हमने कहा L4 को कम कर दो। तो आपने क्या देखा सर, L4 को कम करने के लिए, ये लेंथ है L4, अगर आपने L4 को कम कर दिया तो मेक श्योर कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो L2 है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो L4 की डिस्टेंस इतनी तो होनी चाहिए एटलीस्ट कि L3 और L2 जब वर्टिकल हो तो जो लीवर है, जो लिंक नंबर 4 है, वो छूटा ना पड़ जाए, अदरवाइज ये मैकेनिज्म कंप्लीट मोशन आपको नहीं दे पाएगी। तो आपने क्या बोला
L4 को आप ज्यादा कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस है। कम कर सकते हो पर ज्यादा कम नहीं कर सकते हो। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। आपने बोला ठीक है L2 को कम कर दो। आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, अगर L4 को कम नहीं कर सकते हैं तो L2 को कम कर दीजिए। अगर हम लोग L4 को कम नहीं कर सकते हैं तो L2 को कम कर दीजिए। और जैसे ही आप L2 को कम करेंगे, देखिए ध्यान से, L2 को कम करने का मतलब है cos थीटा की वैल्यू को कम करना। आप सभी लोग जानते हैं अगर cos थीटा कम होता है तो मतलब थीटा ज्यादा हो गया, और थीटा ज्यादा हो गया तो क्विक रिटर्न रेशियो, देखिए क्विक रिटर्न रेशियो, न्यूमरेटर में थीटा बढ़ गया तो न्यूमरेटर कम हो गया ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया। देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में अगर थीटा बढ़ा तो न्यूमरेटर कम हो गया, तो न्यूमरेटर तो हो रहा है कम, डिनोमिनेटर हो रहा है ज्यादा, तो क्विक रिटर्न रेशियो क्या हो जाएगा आपके लिए? कम। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो कम हो जाए, क्योंकि क्विक रिटर्न रेशियो अगर आपका कम हो गया, क्विक रिटर्न रेशियो अगर आपका कम हो गया तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर इस मैकेनिज्म का जो मेन कोर पर्पज है क्विक रिटर्न, वो खराब हो जाएगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, L3, अगर स्ट्रोक लेंथ ही कम करना है तो आप L3 को बढ़ा दो। आपने बोला सर L3 को बढ़ाऊंगा तो सेम कहानी, cos थीटा कम हो जाएगा, सो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ गया तो क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये बोला जा सकता है बाय दीज थ्री ऑब्जर्वेशंस, दिस quick return mechanism is not suitable for smaller stroke length, स्मॉलर स्ट्रोक लेंथ। बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स अभी बोलेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अदिति, अगर क्लियर हुआ है बेटा सभी को तो आप यस लिखिए, अगर नहीं हुआ है तो नो लिखिए, और बताइए किस पॉइंट में डाउट है, किस पॉइंट में डाउट है ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो अदिति आपका नो लिखा हुआ था, वो पता नहीं इस क्वेश्चन का जवाब था या पुराने वाले क्वेश्चन का जवाब है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको डाउट है तो आप अपना डाउट लिखिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं फिर से, और अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दीजिए या फिर यस लिख दीजिए। L2 एंड L3 में डाउट, ओके। देखिए अगर आप L2 को कम करेंगे तो स्ट्रोक लेंथ आपका कम होगा ना। हम बोल रहे हैं कि अगर कम स्ट्रोक लेंथ के लिए हम लोग इस मैकेनिज्म को काम में लेना चाहें तो कम स्ट्रोक लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? L2 को कम करना पड़ेगा। जब L2 को आप कम करेंगे तो इधर आके देखो, L2 न्यूमरेटर कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी ना। जब cos थीटा कम हो जाएगा तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, तो क्विक रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा। और क्विक रिटर्न रेशियो अगर कम हो रहा है किसी भी मैकेनिज्म का, लेटर सपोज अगर आपका क्विक रिटर्न रेशियो है 2, तो इसका मतलब रिटर्न स्ट्रोक को फॉरवर्ड स्ट्रोक से आधा टाइम दिया गया है। लेकिन अगर एक कम हो गया 1.5 हो गया तो आप बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक को फॉरवर्ड स्ट्रोक से 2/3 टाइम दिया गया है। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो आप बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक को फॉरवर्ड स्ट्रोक के बराबर टाइम दिया गया। तो क्विक रिटर्न जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि रिटर्न स्ट्रोक को जरूरत से ज्यादा टाइम मिल रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्विक रिटर्न रेशियो कम हो, अगर आपने क्विक रिटर्न रेशियो को डिफाइन किया है फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न की तरह। तो हमने बोला कि अगर क्विक रिटर्न रेशियो कम हो रहा है तो ये सुटेबल कंडीशन नहीं है। L3 को अगर आप बढ़ा देंगे तो cos थीटा फिर से कम हो जाएगा, cos थीटा अगर कम हो गया तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो फिर से कम हो जाएगा। और क्विक रिटर्न रेशियो अगर कम हो गया आपका, क्विक रिटर्न रेशियो अगर आपका कम हो गया तो अगेन ये आपके लिए एक सुटेबल कंडीशन नहीं है। अभी बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
ओके, सो अब पॉइंट आता है कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। पॉइंट आता है कि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है और इस तरीके से वो बना के आपको देगा। ये 40 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास में मान लीजिए 250 mm और ये नहीं दे रखा है और आपको दिया गया है क्विक रिटर्न रेशियो इक्वल्स टू 2। ये आपके पास में 250 mm और ये अननोन है, क्विक रिटर्न रेशियो आपको दिया है 1/2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपसे पूछा गया है कि क्विक रिटर्न रेशियो बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है कि एल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया है आपसे आर बताइए। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने बोला अगर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है तो आप बोलेंगे सर 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है L2 बाय L3। सो L2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, L2 कितना है आपके पास में, इसको L2 बोला जा रहा है 20, L3 कितना है 40, सो ये 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। ये देखिए 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा को 60 डिग्री अगर आप पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में 2। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है क्विक रिटर्न रेशियो इज 2, तो हमने बोला ये किसके बराबर होता है 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो जब आप यहां से थीटा पता करेंगे बेटा ये आ रहा होगा 60 डिग्री, थीटा cos थीटा इक्वल्स टू L2 डिवाइड बाय L3। तो हमने बोला ये बन गया आपके पास में cos 60 डिग्री इक्वल्स टू L2 आपके पास में कितना है 250 mm, L3 आपके पास में अवेलेबल नहीं है। सो cos 60 मतलब 1/2, L3 कितना आ रहा है आपके पास में 500 mm। सो L इक्वल्स टू 500 mm। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्विक रिटर्न रेशियो आपको दिया गया 1/2, ये लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आ रहा तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, इसका मतलब हम फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न पढ़ते थे और उसने रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पलट दो, आप बोलो नहीं मैं तो फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न से ही सॉल्व करूंगा क्योंकि वही आता है। मैं सो 2/1 कर लिया, कर लेना अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया हो। तो आप बोलेंगे सर दिस विल इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू 60। तो आप कहेंगे यहाँ पर cos 60 इक्वल्स टू L2 बाय L3। सो L2 है R, L3 कितना आपके पास 250, ये 1/2 है। सो R इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है 125 mm। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको क्विक रिटर्न रेशियो 2 दिया गया हो, मेक श्योर कि जो L है वो इसका डबल हो। तो ये 250 है तो इसका आंसर 500 ही आएगा। अगर आपको क्विक रिटर्न रेशियो 2 दिया गया हो तो ये कंफर्म है कि R जो है वो इसका हाफ होने वाला है। तो आपने बोल दिया ये 250 है तो आंसर 125 ही आएगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई भी डाउट हो तो बताओ, और क्लियर है तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो। ओके, वेरी गुड। चलिए सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। केस नंबर 4, if link 4 is fixed,
देखिए 4 नंबर लिंक अगर फिक्स होगा तो सिंपल सा जो एप्लीकेशन है वो आपको याद रखना होता है। हम बोलते हैं उसे हैंड पंप, आप हैंड ऑपरेटेड पंप एक ही बात है। और एक और पंप होता है ऐसे जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम पंप। सो बेसिकली ये दो पंप या बोल सकते हो ये दो एप्लीकेशन है जो आपको याद रखनी है। तो लिंक नंबर 1 पर क्या मिलता है, लिंक नंबर 2 से क्या मिलता है, लिंक नंबर 3 से क्या मिलता है, लिंक नंबर 4 से क्या मिलता है, सारे इन्वर्जन्स मैंने आपको बता दिए। ये इन्वर्जन्स बेसिकली एग्जाम में इनके नाम आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। तो बेहतर होगा आप अगर इन नाम को याद रखेंगे, अगर याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैंने बताया 4 बार में कैसे क्रैंक रॉकर क्रैंक क्रैंक रॉकर रॉकर चेक करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से मिला। दूसरा सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स कौन से होते हैं, जहां पर आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था आपका, इन्वर्जन्स, जिसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहां से क्विक रिटर्न रेशियो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टिल नाउ यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बट इन सबसे हटकर एक क्वेश्चन, इन सबसे हटकर एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है विच इज रिलेटेड टू ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर ऑफसेट का मतलब क्या है। देखिए ऑफसेट का मतलब क्या है कि आपका क्रैंक यहां पर पिन है लेकिन स्लाइडर इधर चला गया। कैसे, ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड, ये आपके पास में एक पिन आ गया, ये आपके पास में एक पिन आ गया, यहां पर आपके पास में पिन आ गया, और यहां पर आपने लगा दिया स्लाइडर। क्लियर है। इसे बोला जाता है क्रैंक रेडियस आर, इसे बोला जाता है एल, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ऑफसेट ई। अगर ये ऑफसेट ई 0 हो जाएगा तो स्लाइडर यहां पर आ जाएगा, जो कि आप सिंगल स्लाइडर में पढ़ते हैं। ओके, टाइटल नॉट विजिबल, ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। आकाश, परफेक्ट। आकाश, स्टिल नॉट विजिबल। अरे स्क्रीन इतना बाहर तो नहीं जा रहा होगा। नाउ बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे टाइटल विजिबल है नहीं है। विजिबल, हाँ सभी को तो दिख रहा है। आकाश आई होप आपको भी विजिबल होगा। ओके, पता नहीं फ्रेम इतना कैसे कट रहा है, मुझे तो मेरे सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है, उसके अंदर तो कंप्लीट फ्रेम में आ रही है। हाँ बाकी टेंशन मत लो, जब स्क्रीनशॉट लोगे तब अगर कुछ विजिबल नहीं हो तो बता देना, ताकि उस टाइम पर कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सो ये ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक है, और जो ई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो पहला पॉइंट ऑफसेट होता है क्या, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको नीचे की साइड भी ऑफसेट दे सकते थे, आप इसको ऊपर की साइड भी ऑफसेट दे सकते थे, डजंट मैटर, दोनों ही ऑफसेट की कैटेगरी में आने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में कुछ केसेस होते हैं जिस पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1, सर L minus R is greater than small e. Case number 2, L minus R is equals to small e. Case number 3, L minus R less than small e. So L minus R greater than small e, L minus R equals to small e, L minus R less than small e. ये तीन केस आपके सामने बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं वन बाय वन, अगर मैं बात करूं बेटा वन बाय वन,
तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं केस नंबर 1, और इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि केस नंबर 1 जो है इसका क्या मतलब है और किस तरीके से इस केस को हैंडल किया जाता है। देखिए, कोई भी केस आपके सामने आता है, कोई भी केस आपके सामने आता है, आप उसे सॉल्व करते टाइम जो बिगिनिंग होगी, पहले मैं यहां लिख देता हूं, एल माइनस आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ई। उस बिगिनिंग के अंदर स्लाइडर को बिल्कुल दूर ले जाओ। कैसे दूर ले जाएंगे सर? तब तक दूर लेके जाओ जब तक क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाते। देखो, ये पिन था, ये क्रैंक था, और ये कनेक्टिंग रॉड था, और ये आ गया आपका स्लाइडर। सो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, सो इसे बोला जा रहा है आर, इसे बोला जा रहा है एल। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाला जो मैकेनिज्म मैंने बनाया था उसमें स्लाइडर यहां पर था, इसको पकड़ के पीछे ले जाओ, क्योंकि हमें ये पता करना है मैकेनिज्म चालू कहां से हो रही है। ये आपका स्लाइडर जो वो पीछे आ गया। अब हम लोग ये जो क्रैंक है इसको एक ओमेगा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अब ये रोटेट करेगा, 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 और यहां तक वापस आएगा। लेकिन इन बिटवीन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एक टाइम आएगा जब आपका क्रैंक इस जगह पर आ जाएगा, और उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिंग रॉड कुछ ऐसे, एक टाइम आएगा जब क्रैंक घूम के यहां आ जाएगा, और उस टाइम पर कनेक्टिंग रॉड कुछ ऐसे, और ये आ गया आपका स्लाइडर, ये आ गया आपका स्लाइडर। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपके लिए आर है यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का एल है। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? एल माइनस आर, एल माइनस आर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका है स्मॉल ई। अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल ई है, अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल ई है, तो आप समझिए इस बात को ध्यान से, समझिए इस बात को ध्यान से। एल माइनस आर ज्यादा है ई से। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक दीवार है और यहां पर आपने एक लैडर लगा दिया, ठीक है, ये छत है ना। तो अगर ये 10 फीट आपको दिया गया है और ये 12 फीट आपके पास में है, तो ये लैडर इससे आगे नहीं जा पाएगा। ये लैडर इससे आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है और वो कम है। तो अगर ये एल माइनस आर ज्यादा है और ये ई कम है, तो ये स्लाइडर इससे आगे इधर नहीं आ पाएगा। अब यहां से क्रैंक रोटेट तो करेगा, पर स्लाइडर वापस चला जाएगा। तो पहले स्लाइडर आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में था, देखो, और उसके बाद में स्लाइडर वापस चला गया। तो फॉरवर्ड एंड रिटर्न दोनों स्ट्रोक आप इसमें देख पा रहे हो। तो आपने बोला फॉरवर्ड स्ट्रोक में कब था स्लाइडर? फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये देखिए यहां पर है स्लाइडर, और उसके बाद में रिटर्न स्ट्रोक में यहां पर। तो हमने कहा कि बेसिकली अगर मुझे क्विक रिटर्न रेशियो लिखना है, तो मैं क्विक रिटर्न रेशियो कैसे लिखूंगा? तो आपने बोला सर क्विक रिटर्न रेशियो टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। हमने बोला फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना एंगल इसने कवर किया, आपने बोला सर अल्फा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक में कितना एंगल कवर हुआ, हमने बोला बीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो ओमेगा से ओमेगा कट गया और ये बन गया अल्फा अपॉन बीटा। सो फाइनली क्विक रिटर्न रेशियो इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें ये नहीं पता कि अल्फा और बीटा कौन है, पर हाँ हमने ये डिफाइन कर दिया कि यही क्विक रिटर्न रेशियो होना चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट आप तक पहुंचे, हर एक पॉइंट आप तक इस तरीके से पहुंचे कि आप खुद भी समझ सके। इवन अगर आपसे कोई पूछे तब भी आप उसको समझा सके कि क्यों यहां तक ही आपका स्ट्रोक हुआ, क्यों यहां से स्लाइडर वापस चला गया। हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो बहुत केयरफुली आप समझिए इन चीजों को। सो पॉइंट ये आता है, एक बार सभी लोग बताएंगे बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, यस बोलने में बेटा टाइम मत लगाया करो, यस तुरंत बोल दिया करो। हम्म
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए देखिए और समझिए इस बात को। अगर अब हम लोग अल्फा और बीटा को डिफाइन करें, अगर हम लोग अल्फा और बीटा को डिफाइन करें, सो अल्फा और बीटा को डिफाइन करने से देखिए, ये आपके पास में क्रैंक है, ये आपके पास में क्रैंक है, यहां से रोटेट करके ये क्रैंक यहां पर आ गया, यहां से रोटेट करके ये क्रैंक आपके पास में यहां पर आ गया। हमने कहा कि ये पूरा एंगल क्या है आपके पास में अल्फा, ये पूरा एंगल क्या है आपके पास में अल्फा, पहला पॉइंट। मैंने कहा माना कि ये एंगल आपके पास में थीटा, माना कि ये एंगल आपके पास में थीटा, और ये जो एंगल आपके पास में है ये है फाई, ये एंगल आपके पास में थीटा और ये एंगल आपके पास में है फाई। तो हमने कहा अगर मैं अल्फा को डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं अल्फा को डिफाइन करना चाहूं तो ये अल्फा क्या होना चाहिए हमारे लिए, ये अल्फा जो है ये हमारे लिए क्या होना चाहिए सर, ये अल्फा होना चाहिए 180 माइनस थीटा, ये होना चाहिए 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। सो अल्फा होना चाहिए आपके पास में 180 माइनस थीटा प्लस 5। मेरे ख्याल से इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये पूरा 180 डिग्री है, इस अल्फा में ये थीटा इंक्लूड नहीं है तो इसको माइनस कर दिया, पर इस 180 डिग्री में फाई इंक्लूड नहीं था, अल्फा में था इसलिए उसको प्लस कर दिया। एक बार बोलेंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके वेरी गुड। अब अगर आप देखें तो सर हमें बीटा को भी डिफाइन करना है, सो बीटा को डिफाइन करने का तरीका बड़ा आसान है। देखो ये आपका बीटा हो गया, सो आप कहेंगे सर ये 180 माइनस 180 में देखिए बीटा के अंदर फाइव इंक्लूड नहीं है इसलिए -5, थीटा इंक्लूड है इसलिए प्लस थीटा, और आप इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो 360 माइनस अल्फा, दोनों एक ही बात है। तो यहां से आपने बीटा को डिफाइन कर दिया, यहां से बेसिकली आपने क्या कर दिया बेटा, बीटा को डिफाइन कर दिया। अब देखिए अल्फा और बीटा डिफाइन हो चुका तो आपके लिए नई समस्या आ गई। सर अब ये नई समस्या कौन है? नई समस्या बेटा थीटा एंड फाई। सो हमने बोला कि अगर मुझे थीटा फाइंड करना है, अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो देखो थीटा है कौन, थीटा है ये वाला एंगल, तो हमने बोला इसका मतलब ये वाला एंगल, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L प्लस आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है स्मॉल e, और ये एंगल है आपके पास में थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल e डिवाइडेड बाय L प्लस आर, इक्वेशन नंबर 1। यहां से बेटा आप पता करेंगे थीटा को, यहां से आप पता करेंगे थीटा को। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। अब अगर आप देखें यहां पर तो ये वाला एंगल आपने बताया है फाई, सो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल जो है ये होगा एंगल फाई। सो ये लेंथ कितनी है L माइनस आर, ये लेंथ कितनी है E, तो आप यहां से ये बात बोल सकते हैं साइन फाई इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय L माइनस आर, ये बन गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया बेटा आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप थीटा एंड फाई पता करेंगे, यहां से आप अल्फा एंड बीटा पता करेंगे, और यहां से आपके पास में क्विक रिटर्न रेशियो मिल जाएगा। देखिए बेटा जो केस आपको 2 मिनट पहले मैंने बताया था, अगर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं आता तो ये मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन है और बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। यकीन मानिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आया भी है, ऐसा नहीं है कि अभी तक आया नहीं है, तो 90% स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप उन 10% स्टूडेंट में से हैं जो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और हमेशा इस बात को इंश्योर कीजिए कि जो नॉर्मल और एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो हमें सॉल्व करना ही है,
लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया गया है, उन क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है, जिससे कि हम लोग बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे बढ़े। तो इसीलिए मैं इन सब पॉइंट्स को, मैंने कल आपको कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा किया है कि थोड़ा थोड़ा करके सारे पॉइंट्स को मिलाकर कम टाइम में सब कुछ आप तक डिलीवर करने की कोशिश करें। इसलिए हम ये सब चीजें भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सर यहां पर, अगर मुझे स्ट्रोक लेंथ फाइंड करना हो तो मैंने कहा देखो ये यहां से यहां तक गया है, तो यही आपका स्ट्रोक लेंथ होगा। तो अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट मान लो B डैश है, तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू BB डैश, स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू BB डैश। BB डैश को कैसे लिखा जा सकता है? AB डैश माइनस AB, AB डैश माइनस AB। हमने बोला स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू, अगर AB डैश की मैं बात करूं, अगर AB डैश की मैं बात करूं, तो ये AB डैश है, ये कैसे पता चलेगा? सर ये है E, ये है L प्लस R, ये है E और ये है L प्लस R। तो हमने बोला AB डैश को मैं लिख सकता हूं यहां पर, AB डैश को मैं लिख सकता हूं यहां पर L प्लस R होल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, माइनस ये जो डिस्टेंस आ रही है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये है E और ये है L माइनस R। ये है आपके पास में E और ये है L माइनस R। सो बेसिकली आप बोल सकते हो रूट ओवर पाइथागोरस की मदद से L माइनस R का होल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। ये बेटा आपके पास में स्ट्रोक लेंथ आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से बोल दो सभी स्टूडेंट, जल्दी से बोल दो बेटा सभी स्टूडेंट। अभी कैलकुलेटर लेके बैठेंगे सभी लोग, अभी कैलकुलेटर लेके बैठेंगे सभी लोग, सभी लोग बेटा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल फोन। मैं आपको एक प्रॉब्लम भी पैरेलली बता देता हूं। देखिए मान लीजिए ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, ये आपके पास में 10 mm, ऐसे रैंडम डेटा लिख रहा हूं ना, 60 mm, और ये हमारे पास में है 50 mm। सो कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें फाइंड करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रिटर्न रेशियो, सेकंड स्ट्रोक लेंथ। सो सबसे पहले आप लिखेंगे सर क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है। हमने कहा क्विक रिटर्न रेशियो इज अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 180 माइनस थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज बीटा? 180 प्लस थीटा माइनस 5। सो ऐसे कंडीशन में 180 प्लस थीटा माइनस 5, ऐसे कंडीशन में हमें चाहिए थीटा और 5। तो आपने बोला सर साइन थीटा, अभी अभी आपने बताया था साइन थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपके पास में E डिवाइडेड बाय L प्लस R। तो हमने बोला E कितना है? E तो है 15, L प्लस R कितना बेटा? 60 प्लस 10, तो ये आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 17। तो आप में से क्या कोई बता सकता है थीटा कितना आएगा? अदरवाइज मुझे कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। आप में से क्या कोई बता सकता है थीटा कितना आएगा, या मुझे ही कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा? तो दिस विल बी 15। आप लोग भी मदद कर सकते हैं इस काम में मेरी। साइन इनवर्स 12 पॉइंट, ओके कंचन, ईशान, साहिल, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। 17 सॉरी 12.37। इसी तरह से अगर आप फाइंड करेंगे साइन 5, so sin phi के लिए E divided by L minus R, so what is E? E is 15 and L minus R, so L is 60, R is 10, so it will be like 15 divided by 50, so we can find
value of phi from this equation, which is 15 divided by 50 sine inverse. So finally phi equals to 17.4576. So finally we have theta and phi, so we can calculate alpha and beta. So alpha equals to 180 minus theta 12.37 plus phi 17.4576. I think you can calculate alpha, and what is the value of alpha? So 180 minus 12.37. You can also calculate 17.4576. So I think alpha is 185.087. Is it? एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या अल्फा यही आ रहा है? Okay. So similarly, if you calculate beta, so beta can be written as 180 plus theta minus phi. So 180 and theta, theta is 12.37 and phi is 17.4576. So beta equals to 180 plus 12.37 minus 17.4576. So beta is 174.9124. This is beta and this will be alpha. Okay. So from alpha and beta, I think we can calculate quick return ratio also, alpha divided by beta. So alpha is 185.087 divided by 174.9124. So 185.087 divided by this. I think this value will be 1.058. सभी स्टूडेंट्स, क्या ये पॉइंट क्लियर हो पाया आपको? थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, पर जो लास्ट हमने पढ़ा था उसके कंपैरिजन में गेट को थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पसंद आता है। अब के सिनेरियो में पहले इस क्वेश्चन में इतना दम नहीं था, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी, पुराना वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता था। पर रिसेंटली अगर 4 to 5 इयर्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को गेट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे यार हाँ। चलिए, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक लेंथ। अगर स्ट्रोक लेंथ हमें फाइंड करना है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे आप, L प्लस आर होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस रूट ओवर L माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। सो L प्लस आर, L प्लस आर, सो L L L L L L ये रहा 60 प्लस R इज 10 होल स्क्वायर माइनस E, E कितना है आपके पास में 15 माइनस रूट ओवर 60 माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो यहां से जो स्ट्रोक लेंथ आएगा, यहां से जो स्ट्रोक लेंथ आएगा वो स्ट्रोक लेंथ कितना होना चाहिए? जरा कैलकुलेट करके आप सभी लोग बताएं। ट्वेंटी पॉइंट 677 20.677 20.677। एक बार कोई और स्टूडेंट भी कंफर्म करके बताओ, पता चले किसी का आंसर गलत आ रहा हो और सभी लोग उसी आंसर को सही मान लें।
ओके साहिल, आई थिंक दो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, तो ये परफेक्ट आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये जो केस नंबर 1 बेटा मैंने आपको समझाया है, ये क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। केस नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया है वो क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लिख दो सर क्लियर हो गया है। क्लियर लिख दो बेटा एक बार जल्दी से। ओके वेरी गुड। सो नाउ वी विल डिस्कस केस नंबर 2। Case number 2. So case number 2 is L minus R equals to E. L minus R equals to E. In this case, motion of mechanism also similar to case number 1, but there is a little bit difference in extreme conditions. So first of all, crank and connecting rod, and this will be slider. Now, similar to last case, crank will rotate in clockwise sense, but this time at this configuration, इस configuration के ऊपर, क्योंकि आप खुद देखिए ना यहाँ पर सर, अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर ये आपकी 10 फीट की दीवार है, ये आपका फर्श है, ये छत है, तो लैडर अगर आपके पास में 12 फीट की है तो यहाँ के रुक जाएगा। लेकिन अगर लैडर भी आपके पास में 10 फीट की है तो एग्जैक्टली यहाँ पर फिट हो जाएगा ना। तो ये जो स्लाइडर है ये क्लोज आएगा क्लोज आएगा क्लोज आएगा, और यहाँ पर आने के बाद में ये कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक, हमने यहाँ एक स्टॉपर लगा रखा है जिसकी वजह से ये आगे जा नहीं पाएगा, जिससे ये आगे जा नहीं पाएगा। बेटा टाइटल की चिंता मत करो, मैंने आपको बोला ना कि मैं आखिर में स्क्रीनशॉट आपको दूंगा। स्क्रीनशॉट के टाइम पर आपको टाइटल दिखेगा। ओके हाँ, जब स्क्रीनशॉट दो, अगर उस टाइम पर कुछ भी मिसिंग हो रहा हो तो आप लोग मुझे बोल देना। अभी आप नोट मत कीजिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, कहीं अभी आप नोट करने में लग जाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को। ओके सो ये आर है, ये एल है, क्रैंक रोटेट करके यहां पर पहुंच गया, तो ये आ गया बेटा क्रैंक और ये कनेक्टिंग रॉड। लेकिन अब क्या होगा कि ये क्रैंक आगे तो जाएगा पर ये जो स्लाइडर है ये वापस चला जाएगा। तो स्लाइडर ने पहले क्रैंक कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, 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 और रोटेट करके यहां तक पहुंच गया। उस टाइम पर स्लाइडर इधर आ रहा है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि क्रैंक ऐसे 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 गया, तो स्लाइडर ऐसे इधर 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 चला गया। क्लियर है? तो हुआ क्या कि क्रैंक ने फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना एंगल कवर किया? क्रैंक ने फॉरवर्ड स्ट्रोक में एंगल कवर किया है अल्फा। रिटर्न स्ट्रोक में कितना एंगल कवर किया बेटा? रिटर्न स्ट्रोक में एंगल कवर किया बीटा। तो अगर मैं फिर से लिखना चाहूं क्विक रिटर्न रेशियो, तो आप कहेंगे सर दिस क्विक रिटर्न रेशियो इज अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। एंड व्हाट इज अल्फा? अगर बेटा ये एंगल आपका थीटा हो तो बताइए अल्फा कितना लिखो? अगर ये एंगल थीटा हो तो अल्फा में कितना लिखूंगा सभी स्टूडेंट? अगर ये एंगल थीटा है तो इन टर्म्स ऑफ थीटा अल्फा को कितना लिखा जाएगा? देखते हैं आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर ये एंगल थीटा है तो अल्फा को इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना लिखा जाएगा? क्या 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं? क्या 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं? अल्फा को हम लिख सकते हैं, हमने कहा ये टोटल 270 है, इसमें से थीटा चला गया तो ये बन जाएगा 270 माइनस थीटा। सो अब अगर मैं फाइंड करना चाहूं बीटा, चलो बीटा बता दो इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलिए बेटा बीटा बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। कुछ तो बताना पड़ेगा आपको यार, ऐसे नहीं होगा ना कि मैं अकेला ही सॉल्व करता रह जाऊंगा।
90 प्लस थीटा प्रतीक्षा, वेरी गुड। सो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बीटा जो है वो आपका 90 प्लस थीटा होने वाला है। सो अब अगर आप लिखना चाहें कि सर थीटा कैसे पता करेंगे, तो बेटा देखिए ये आपके पास में थीटा है, तो ये भी कितना होगा आपके पास में थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए ये हो जाएगा L प्लस आर, ये हो जाएगा E, तो साइन थीटा इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय L प्लस आर। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, E डिवाइडेड बाय L प्लस आर। तो यहां से आप पता कर लेंगे थीटा को, यहां से आप पता कर लेंगे थीटा को। तो जैसे ही यहां से आप थीटा को पता करेंगे तो एक रिटर्न रेशियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं फाइंड करूंगा यहां से स्ट्रोक लेंथ। अब मैं फाइंड करूंगा बेटा यहां से स्ट्रोक लेंथ। तो आप देखेंगे अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, ये आपका स्ट्रोक लेंथ है। सो ये L प्लस आर है, ये E है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रोक लेंथ मैं लिख सकता हूं यहां पर L प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में L प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस L माइनस आर का होल स्क्वायर। तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस प्लस 2LR माइनस L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2LR। सो फाइनली स्ट्रोक लेंथ जो है आपके पास में वो बन जाएगा रूट ओवर 4LR, रूट ओवर 4LR। मेरे ख्याल से इस पॉइंट में किसी तरह का कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूं। इस बार आपका टर्न है, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि बेसिकली अगर ये आपके पास में आ जाता है 20 और ये आपके पास में आ गया 50, ये सब mm में है, और ये आपके पास में आ गया 30 mm। तो देखिए R इक्वल्स टू 20 mm, L इक्वल्स टू 50 mm, small e equals to 30 mm. So L minus R equals to 50 minus 20, which is also 30 mm, which is equals to E. तो L minus R equals to E, मतलब केस नंबर 2। अगर ये केस नंबर 2 है बेटा, तो आप यहां से मुझे बता सकते हो क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा। आप यहां से मुझे बता सकते हो क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा। आप सबसे पहले सभी लोग मुझे अल्फा फाइंड करके बताओ कितना मिल रहा है। अल्फा नहीं, सॉरी, थीटा फाइंड करके बताओ। सभी स्टूडेंट मुझे थीटा फाइंड करके बताओ कितना मिल रहा है। सभी स्टूडेंट्स बेटा थीटा फाइंड करके बताओ कितना मिल रहा है। थीटा फाइंड करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कितना मिल रहा है। ट्वेंटी 25 पॉइंट, ओके। सो अब आप अल्फा फाइंड करके बताएं बेटा, अल्फा कितना मिल रहा है आपको। मैं खुद भी कैलकुलेट कर लेता हूं, तुम लोगों ने कुछ गलत कर दिया होगा तो। सो साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ई डिवाइडेड बाय, ई कितना है आपके पास 30 डिवाइड बाय एल प्लस आर मतलब 70। तो आपने ले लिया साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो ये आ रहा है बेटा 25.37। चलिए मेरे से पहले आप अल्फा बता दीजिए, किसी ने बताया है क्या, अभी तक तो नहीं बताया। सो अल्फा कितना होगा बेटा 270 माइनस 25.376, 270 माइनस 25.376। So alpha is 244.62। इसी तरह से बेटा अगर आप पता करेंगे बीटा, इसी तरह से अगर आप पता करेंगे बीटा, तो बीटा कैसे फाइंड करोगे आप यहां पर। अगर मैं बात करूं बीटा की, तो ये होगा 90 प्लस 25.376, तो ये बन जाएगा आपके पास में 115.1
376। सो अब अगर आप देखें तो ये बनेगा अल्फा डिवाइड बाय बीटा 244.62 डिवाइड बाय, सो ये क्यू आर आर जो आ रहा है ये आ रहा है 2.12। क्या ऐसा ही आ रहा है? वेरी गुड कावेरी। सो अब आपको पता करना है स्ट्रोक लेंथ। अगर स्ट्रोक लेंथ आपको बोला जाए तो आप बोलेंगे सर स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 4LR। तो 4L कितना दिया है? 50, R कितना दिया है? 20। तो देखिए स्ट्रोक लेंथ कितना आ रहा है आपके पास में? 4 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 20 और इसका ले लेते हैं रूट। सो ये आ रहा है 63.245 mm। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कावेरी एंड कल्याणी, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा केस नंबर 3। अब देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोल रहा है इफ L माइनस R इज लेस देन E। अब जस्ट इमेजिन, आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा था कि ये 10 फीट का आपका वॉल है, दीवार है, ठीक है। अगर ये 12 फीट होता है तो ये एक एंगल पे आके रुक जाएगा। अगर ये 10 फीट होता है तो ये यहीं पे आके पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 8 फीट हो जाता है तो ये तो हवा में आ जाएगा ना, हवा में आ जाएगा। मतलब L माइनस आर, जस्ट इमेजिन L माइनस आर, L माइनस आर अगर ज्यादा है तो यहाँ रुक गया, अगर इक्वल हुआ तो यहाँ चला गया, अगर कम होता तो हवा में आ जाएगा, और हवा में आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ तो लेग के बीच में कॉन्टेक्ट ही टूट गया। मतलब एक्चुअल में वो हवा में जा थोड़े सकता है, वो जो स्लाइडर है वो स्लॉट किया हुआ रहेगा ना, वो कहीं जा नहीं सकता ना। तो कुल मिला के आप क्या बोलने वाले हो यहाँ पर कि कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन यहाँ पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस relative motion cannot be possible in this case। कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन इस केस के अंदर पॉसिबल है ही नहीं। सो मैंने ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक के बेटा तीनों केस आपको समझा दिए हैं। सो 4 बार मैंने आपको समझाया, सिंगल स्लाइडर समझा दिया, ऑफसेट समझा दिया। अब मैं यहां पर आपको लेकर चल रहा हूं डबल स्लाइडर के ऊपर। यहां पर ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नाम है वो ध्यान रखना है। देखिए डबल स्लाइडर पर आपको लेके चलता हूं बेटा। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डबल स्लाइडर चेन। डबल स्लाइडर चेन। देखिए इस डबल स्लाइडर चेन में जो पहला केस, जो चेन मैं यहां पर बना रहा हूं उस चेन को आप ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा ध्यान से। कुछ इस तरह का डबल स्लाइडर होता है। ये लिंक नंबर 1 होता है, इसे लिंक नंबर 2 बोलते हैं। यहां से ये जा रहा है लिंक नंबर 3 और इसे बोला जाएगा बेसिकली लिंक नंबर 4। सो आप देखेंगे यहां पर सर लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 2, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो इसे बोला जाएगा प्रिज्मेटिक पेयर। लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के बीच में यहां पर टर्निंग आपको दिखाई दे रही है, और टर्निंग अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसे बोला जाएगा रेवोल्यूट पेयर। लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 3 एंड 4 की अगर मैं बात करूंगा तो इनके बीच में भी टर्निंग हो रही है। अगर इनके बीच में भी टर्निंग हो रही है तो इसे बोला जाएगा रेवोल्यूट पेयर। इसे क्या बोला जाएगा? रेवोल्यूट पेयर। लिंक नंबर 1 और 4, लिंक नंबर 1 और 4 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है। अगर स्लाइडिंग हो रही है तो आप बोलेंगे कि यह है प्रिज्मेटिक पेयर। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? प्रिज्मेटिक पेयर। सो फाइनली आप कहेंगे कि सर दो प्रिज्मेटिक पेयर है, दो रेवोल्यूट पेयर है।
दो प्रिज्मेटिक पेयर है बेटा, दो रेवोल्यूट पेयर है। सो अगर आप यहां पर इसको ध्यान से देखें तो इसमें दो स्लाइडिंग, डबल स्लाइडर, दो प्रिज्मेटिक पेयर तो है, लेकिन खास बात क्या है, प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक साथ में है, रेवोल्यूट रेवोल्यूट साथ में है। ऐसा जरूरी नहीं कि सर ये हमेशा साथ में हो। तो ये जो केस आप पढ़ रहे हो इसके अंदर प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक पड़ोसी है एंड रेवोल्यूट रेवोल्यूट भी आपका पड़ोसी है, तो आप बोलेंगे कि मैं इसके अंदर भी केस नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूं, मैं इसके अंदर भी केस नंबर 1 की चर्चा कर रहा हूं। और ये केस नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर, when same kinematic pair are adjacent, when same kinematic pair are adjacent, जब सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट हो, जब सेम काइनेमेटिक पेयर यहां पर एडजेसेंट हो, तो जब सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट होंगे तो काइनेमेटिक चेन कैसी दिखाई देगी वो मैंने यहां पर आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे इसके इन्वर्जन, मतलब 1 बाय 1 एक एक लिंक को मैं यहां पर फिक्स करने वाला हूं। तो देखिए अगर इसके अंदर मैं बात करूं, इफ अगर बेटा कुछ कट रहा हो यहाँ पर विजिबल नहीं हो तो कुछ चिंता की बात नहीं है, मैं यहाँ पर जब आपको स्क्रीनशॉट दूंगा तो उसको फ्रेम में लेके स्क्रीनशॉट दूंगा। इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, अगर आपका लिंक नंबर 1 फिक्स्ड है, अगर आपका लिंक नंबर 1 फिक्स्ड है, तो हमने बोला कि जो मैकेनिज्म है वो कैसी दिखाई देगी। देखिए काइनेमेटिक चेन में अगर लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दिया जाए तो ये कैसा आपको दिखाई देगा, जरा ऑब्जर्व करते हैं। ये 1 नंबर है आपके पास, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स। ये 2 नंबर, 1 नंबर को फिक्स किया ना अभी सिर्फ, ये देखिए 1 नंबर को हमने क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स। सो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। हमने कहा कि अगर इस तरीके से अगर 1 नंबर को फिक्स कर दिया जाए तो इसमें मोशन कैसा होगा, देखिए जरा, 4 नंबर नीचे आएगा तो 2 नंबर पीछे जाएगा, 4 नंबर नीचे आएगा तो 2 नंबर आगे आएगा। तो मेरे ख्याल से मोशन आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके का मोशन होगा। एक बार बोलिए यस और नो। 4 नंबर नीचे आएगा 2 नंबर पीछे जाएगा, 4 नंबर नीचे जाएगा 2 नंबर आगे आएगा, फिर 2 नंबर इधर जाएगा तो 4 नंबर वापस ऊपर आएगा। एक बार जल्दी से बोलेगा बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, मोशन दिमाग में चल रहा है, ओके वेरी गुड। इसके अंदर एक खास बात है, खास पॉइंट है जिसको मैं जानने की जरूरत है, वो ये है कि अगर मैं इस लिंक नंबर 3 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, लेट अस सपोज पॉइंट पी, और इसको हमने बोल दिया पॉइंट ए, और इसको हमने बोल दिया पॉइंट बी, तो मैं उस पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना चाहता हूं। लेट अस सपोज अगर बेटा ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए इफ ये आपके पास में एक एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है। तो हमने बोला कि अगर मैं इस पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना चाहता हूं तो ये वाला जो एंगल है ये तो थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो लोकस फाइंड करने के लिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है वाई से डिस्टेंस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो एपी cos थीटा। मेरे ख्याल से आप इसको लिख सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय एपी, इक्वेशन नंबर 1। सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मुझे लिखना y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब x से डिस्टेंस, तो ये आपके पास में bp, ये डिस्टेंस होगा bp cos, ये डिस्टेंस होगा bp sin, तो y जो है वो दिया जाएगा bp sin थीटा, y जो है बेटा वो दिया जाएगा bp sin थीटा। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय bp, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो आप यहां से बोल सकते हो सर इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में x अपॉन एपी होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बीपी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपके पास में x डिवाइडेड बाय AP होल स्क्वायर y डिवाइडेड बाय BP होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को देखकर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये क्या आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर आप देखें यहां पर ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर आपके पास लिंक नंबर 3 हुआ तो इस लिंक नंबर 3 पर कहीं पर भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, कहीं पर भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो पॉइंट एक इलिप्स को ट्रेस करेगा। मतलब जब स्लाइडर नंबर 4 नीचे आएगा तो पी का पाथ अगर हम देखेंगे तो पी क्या करेगा, इस तरह से एक इलिप्स ट्रेस करने वाला है। अगर मान लीजिए इधर मैं एक्सटेंड करके एक पॉइंट क्यू बना देता हूं तो क्यू क्या करने वाला बेटा, क्यू यहां पर बेसिकली इस तरह का एक इलिप्स ट्रेस करने वाला है। क्यू क्या करने वाला है, बेसिकली इस तरह का एक इलिप्स ट्रेस करने वाला है। बोलेंगे यस और नो, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर अगर इसके अंदर इफ AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू R हो जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके मिड में अगर P पॉइंट को लेते हो तो AP इक्वल्स टू BP, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिंक नंबर 3 पर कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर करो, लिंक नंबर 3 पर कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर करो, कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर करो, वो एक इलिप्स बनाएगा। लेकिन अगर मिड पॉइंट पर लोगे तो वो एक सर्कल बनाएगा। देखिए जरा यहां पर अगर आप बी और ए पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये भी तो लिंक नंबर 3 के ही पॉइंट है ना, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, एट ए एंड बी जो पाथ मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मेरे पास क्या जिसका एनिमेशन भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से ये मूव करता है। मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ है, ये देखिए, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पॉइंट हमने मार्क कर रखा है और वो यहाँ पर एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है। जल्दी से बोल दीजिए अगर क्लियर हो गया हो तो, टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा इस पर। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। मूव करते हैं बेटा। इफ लिंक नंबर 2 इज फिक्स्ड, इफ लिंक नंबर 2 इज फिक्स्ड, अगर लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया जाए, अगर लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया जाए, तो हमने बोला अगर लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया जाए, ये एक स्लाइडर, ये एक स्लाइडर, ये लिंक नंबर 3 और इसको हमने फिक्स कर दिया इस बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। सो बड़ी आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे हो कि सर जब 4 नंबर नीचे आएगा तो क्योंकि 2 नंबर तो पीछे जा नहीं सकता, तो हमें कुछ इस तरह का मोशन दिखाई देगा। ये जो आपका 1 नंबर लिंक है ये आगे बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, ये 3 नंबर रोटेट करेगा और ये 1 नंबर आगे पीछे इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको दिखाता है। तो आप बोलते हैं इस तरह के मैकेनिज्म में रोटरी इनपुट को, रोटरी इनपुट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली इस मैकेनिज्म को आप बोलते हो स्कॉच-योक मैकेनिज्म, जो रोटरी इनपुट को
सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट करता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टिचिंग मशीन जो होती है आपके घरों में, जो सिलाई मशीन होती है, आप देखते हैं आप उसको कैसा इनपुट देते हैं, रोटरी इनपुट, और उसके अंदर आउटपुट कैसे मिलता है, ऐसे चल। क्लियर है? इसका भी अगर आप देखना चाहें मोशन, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा मोशन कैसा होता है इसका। देखिए जैसे क्लियर हो जाए जल्दी से यस बोल दो। परफेक्ट, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक सेकंड के लिए, आप एक सेकंड के लिए रुकिए, मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बैटरी हो गई है बंद। ठीक है, तो आप एक सेकंड रुकिए, मैं चेंज करता हूं, जब तक आप इसको देखिए ध्यान से। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, सो ओके, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ा। अभी साउंड बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसके अंदर। सो मूव करते हैं बेटा लिंक नंबर, इफ link 3 is fixed, if link 3 is fixed, अगर लिंक नंबर 3 को फिक्स करे तो देखिए इन्वर्जन कैसा दिखाई देगा। अगर हम डिटेल कोर्स में पढ़ते तो मैं पूरी ज्योमेट्री बना बना के आपको दिखाता, लेकिन क्योंकि इतना समय है नहीं, इसलिए मैं एक बेसिक ज्योमेट्री बना के आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बता देता हूं।
सो ये आपका लिंक नंबर 3 है जिसको हमने फिक्स कर दिया। सो ये 1 नंबर बेटा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये आपके पास में आ गया 4 नंबर। अब क्या होता है इसके अंदर कि ये जो लिंक नंबर 1 होता है ना, ये पूरा रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, एक व्यू दिखाता हूं आपको। ये देखो, एक इंस्टेंट मैंने बना दिया। इस तरीके से कंप्लीट रोटेट करता है ऐसे। अभी दिखाऊंगा कैसे रोटेट करता है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ओल्ड हैम कपलिंग के अंदर। और कैसे यहाँ पर ओल्ड हैम कपलिंग यूज बनती है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिंक नंबर 3 को अगर आप फिक्स करोगे बेटा, तो ओल्ड हैम कपलिंग आपको मिलने वाली है। अब थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से देखना वीडियो को और कुछ मत बोलना, बस थोड़ी देर के लिए। कितनी देर का है ये वीडियो, थोड़ा सा ही है, आप देखते जाओ बस। कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है वहां से मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, दिखेगा ध्यान से। पहले तो ये बताओ, विजिबल है क्या ये? विजिबल है? ये ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, विजिबल आई थी। अब देखिए, ये देखिए लिंक नंबर 1 कंप्लीट रोटेट कर रहा है, लिंक नंबर 3 फिक्स है। 2 और 4 अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, 2 और 4 अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये यहां से आपको बता रहा है कि इस इन्वर्जन की मदद से कैसे आप ओल्ड हैम कपलिंग फॉर्म करते हैं। वो क्या करता है, लिंक नंबर, ये देखिए, ये जो फिक्स येलो दिखाई दे रहा है ना, ये फिक्स है। बस आप देखते जाइए, थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा ओल्ड हैम कपलिंग होती क्या है। ये देखिए, ये ओल्ड हैम कपलिंग आपकी, जिसमें आप रेड वालों को देखो रोटेट कर रहे हैं। और जो बीच में लगा हुआ है ना आपका लिंक, वो है बेसिकली 1 नंबर लिंक। तो 1 नंबर एक्चुअल में रोटेट कर रहा है, उसके बगल में रेड वाला 2 नंबर है और उसके बाद में येलो वाला 3 नंबर है। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की आपने देखी थी अभी अभी। ऐसे देखो, ऐसे ग्रुप बना होता है, इसके अंदर हम इसको फंसा के रखते हैं। तो ये आपका 1 नंबर लिंक होता है, ये 2 नंबर लिंक होता है, ये 3 नंबर लिंक होता है और ये आपका 4 नंबर लिंक होता है। सो जो भी आपकी 2 पैरेलल शाफ्ट होगी, उनके बीच में अगर आपको मोशन ट्रांसमिट करना होता है, 2 पैरेलल शाफ्ट के बीच में आपको अगर मोशन ट्रांसमिट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, ओल्ड हैम कपलिंग को काम में लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला होता है जो आपको चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगा, अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अगर कभी आपसे पूछ ले, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, तो ये दी जाती है, ये शाफ्ट नंबर 2 है, ये वाली, ये शाफ्ट नंबर 4 है। इन दोनों की स्पीड सेम होती है। तो किसी की भी स्पीड अगर आपको पता है ओमेगा 2 और ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है डी, यहां से आपको मैक्सिमम स्लाइडिंग ऑफ वेलोसिटी मिलती है, जो आप चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखिए, डबल स्लाइडर के अंदर लिंक नंबर 1 को फिक्स करने से क्या मिल रहा है, इलिप्टिकल ट्रेमल। इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल। ये जो मैंने बनाया ना, इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल। इलिप्स बन रहा है ना यहाँ से, इस वजह से इलिप्टिकल ट्रेमल। लिंक नंबर 2 को अगर आप फिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा स्कॉच-ऑक मैकेनिज्म। लिंक नंबर 3 को अगर आप फिक्स करेंगे बेटा, तो आपको मिलने वाला है यहाँ से ओल्ड हैम कपलिंग। अगेन अगर आप लिंक नंबर 4 को फिक्स करने जाते हैं, तो लिंक नंबर 4 को फिक्स करने से फिर से आपको स्कॉच-ऑक ही मिलने वाला है। तो ये केस नंबर 1 था, जब सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट थे। अगर मैं इसके अंदर केस नंबर 2 बनाऊं, केस नंबर 2, व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर आर अपोजिट। अगर सेम काइनेमेटिक पेयर आपके पास में अपोजिट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर सेम काइनेमेटिक पेयर आपके पास में अपोजिट होते हैं, तो देखो ऐसी कंडीशन में जो मैकेनिज्म है वो कैसी दिखाई देगी आपको। ये देखो, ये आपके पास में एक लिंक है, इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है पिन की मदद से। अच्छा, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा।
पावर कट की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आपको सिर्फ बोर्ड को देखना है। ये आपका एक और लिंक है, और ये आपके पास में एक और लिंक है। सो अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये लिंक नंबर 1 फ्रेम 1 1, इसके साथ फ्रेम है, इसको येलो कर दो, 1 1 1। इसके साथ बेटा यहां पर एक लिंक आ रहा है, इसको बोला जाएगा लिंक नंबर 2। यहां पर एक लिंक आ रहा है, इसको बोला जाएगा लिंक नंबर 3। यहां पर एक लिंक आ रहा है, इसको बोला जाएगा लिंक नंबर 4। और ये वापस बन गया लिंक नंबर 1। तो आप इस बात को देखिए, यहां पर 1 और 2, 1 और 2 इसके बीच में किस तरह का पेयर है? सर पिन लगा हुआ है तो ऑफकोर्स रेवोल्यूट होगा। 2 और 3 इसके बीच में किस तरह का पेयर है? सर देखिए 2 और 3 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो ऑफकोर्स प्रिज्मेटिक रहा होगा। 3 और 4 इनके बीच में पिन लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये रेवोल्यूट रहा होगा। 4 एंड 1 इसके बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो ऑफकोर्स ये प्रिज्मेटिक रहा होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? सर दिस टाइम प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक, नॉट एडजेसेंट, अपोजिट है। रेवोल्यूट रेवोल्यूट, ऑल्सो अपोजिट। सो इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस्ड क्रॉस्ड स्लाइडर चेन। ये चेन बेटा यूज होता है रेप्सन्स स्लाइड में। रेप्सन्स स्लाइड, रेप्सन्स स्लाइड क्या होती है? रेप्सन्स स्लाइड एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। रेप्सन स्लाइड जो है एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है ना। आपसे बोर्ड को देखना, मैं नहीं दिख रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। रेप्सन स्लाइड जो है एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है बेटा, जो कि आप यूज करते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा या बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर टर्न लेना होता है। अगर आप रोड की बात करें तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आपको बहुत बड़ा टर्न नहीं लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप शिप की बात करें या सबमरीन की बात करें तो वहां पर बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर टर्न लेना होता है। यही कारण होता है कि शिप एंड सबमरीन के अंदर आप जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म देखते हैं, वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म रेप्सन्स स्लाइड होती है। सो अगर कोई भी पूछता है रेप्सन्स स्लाइड क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो शिप एंड सबमरीन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो हमारे ऑटोमोबाइल्स में कौन सी स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है? हमारे ऑटोमोबाइल के लिए हमारे पास में दो स्टीयरिंग मैकेनिज्म, दो
ओके, एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिएबल हूं? एक बार बताएंगे बेटा क्या मैं ऑडिएबल हूं? ओके ओके ओके, वो थोड़ा सा पावर कट की वजह से पता नहीं है, वैसे तो पावर बैकअप है, फिर भी पता नहीं किस कारण से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई है। सो दो तीन पॉइंट्स और बचे इस चैप्टर के अंदर, तो हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। देखिए जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने पढ़ा है एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 में कोर्स सिलेबस में यही है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स के नाम आ जाते हैं जो आपने पहले नहीं सुने हैं। मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जिसमें एक डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, एक आकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। एक है आपके पास डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, एक है आपके पास में आकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है पर इनका कभी कभी नाम देखने को मिल जाता है आपको। तो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म यहां से बनाई गई थी, उसके अंदर यूज हुआ था 2 रेवोल्यूट पेयर और 2 प्रिज्मेटिक पेयर। इसके अंदर क्या यूज हुआ था? 2 रेवोल्यूट पेयर और 2 प्रिज्मेटिक पेयर। क्योंकि इसके अंदर प्रिज्मेटिक पेयर है, और प्रिज्मेटिक पेयर में क्या होता है बेटा? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो लाइफ है वो हो गई कम। लेकिन इसका एक एडवांटेज, इसका एक फायदा था इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में, ये फंडामेंटल फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म। अगेन ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जब भी आप स्टीयरिंग मैकेनिज्म या स्टीयरिंग डिजाइन करते हैं, तो आप वहां पर इस पॉइंट को इंश्योर करते हैं कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म स्लिप कंडीशन बिल्कुल भी ना दिखाए, तो वो हमेशा ट्रू रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हमने कहा कैसे चेक करेंगे? तो हमने बोला एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बनाई थी, और हमने कहा अगर वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रू रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो वहां पर प्रॉपर स्टीयरिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। तो वो उस इक्वेशन को तो बड़े अच्छे से सेटिस्फाइड कर रही थी, लेकिन इसकी लाइफ कम हो गई, और लाइफ कम होने की वजह से हम लोग इसे प्रेफर करते नहीं है। फिर हम आए आकरमैन के पास। आकरमैन ने बोला कि आप चारों के चारों रेवोल्यूट पेयर यूज कीजिए, आप चारों के चारों रेवोल्यूट पेयर यूज कीजिए। रेवोल्यूट पेयर यूज करने की वजह से यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हुआ, फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो इसकी जो लाइफ है वो लाइफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो हमने बोला कि ये जो आकरमैन है इसके कंपैरिजन में बेहतर स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड फंडामेंटल फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग mechanism at only 3 points। ये सब जगह पर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म को सेटिस्फाइड नहीं करती है, सब जगह सेटिस्फाइड नहीं करती है ये। सिर्फ मिड पॉइंट जब व्हील्स बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट जब आप उसको मैक्सिमम टर्न कर देते हैं, सिर्फ इन 3 पॉइंट के ऊपर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सर, जो मेन पॉइंट है बेटा वो ये है कि एक्चुअल में यहां पर लाइफ जो है इसकी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग एज कंपेयर टू डेविस आकरमैन को प्रेफर कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी कभी एग्जाम के अंदर इस तरह के पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते, और खासकर ईएससी प्री एग्जाम के अंदर। तो अगर इतनी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आप पहले चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या आपके पास में गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर गेट के क्वेश्चंस हैं? ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में फर्स्ट चैप्टर के गेट के क्वेश्चंस का फोटो शेयर कर दूंगा। सो आप लोग आराम से बैठ के उन्हें सॉल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, या फिर जब कल हम लोग क्लास, कल तो मैथ्स की क्लास रहेगी, तो कल की क्लास में तो नहीं, मंडे की क्लास में जो भी उसमें डाउट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो पहला यूनिट था आपका जिसमें हम मैकेनिज्म एंड मोशन इन मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं वो आपका खत्म हो गया। सो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मैकेनिकल वाला
मैकेनिकल वाले में तुम लोग हो नहीं। एक और टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आज जो मैथ्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर मैकेनिकल वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये अलग अलग इसलिए बना रखे ताकि अगर कुछ मैकेनिकल का कंटेंट शेयर करे तो बाकी डिपार्टमेंट डिस्टर्ब ना हो, कुछ मैथ्स का कंटेंट शेयर करे तो सबको एक साथ पहुंच जाए। तो मैकेनिकल वाले ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो उसके अंदर मैं थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनके। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ भी, अगर कोई भी कट रहा हो, फ्रेम से बाहर जा रहा हो तो बोल देना। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल आपका मैथ्स का क्लास रहेगा, वैसे तो शेड्यूल में आपको दिया गया होगा, और नेक्स्ट क्लास जो रहेगा थ्योरी ऑफ मशीन का वो मंडे को रहेगा। ये सब शेड्यूल में होगा, मतलब मेरे कहने से मत मानना, जैसा शेड्यूल में दिया गया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं। और शाम को मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी 8 बजे, जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो आप लोगों ने शायद पढ़े नहीं होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है, वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, तब वो क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स आपको डाउट लग रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें तो आप ये मान के चलिए कि अगर सर बोल रहे हैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है, तो आप मान के चलिए कि हाँ डेफिनेटली ऐसा होता होगा। क्लास में हम लोग उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। यूट्यूब पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हैं, अदरवाइज यूट्यूब का टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए थैंक यू।